नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई कहानियों को। हमने इससे पहले पढ़ा था कहानियों के सारांश को हमने देखा था। आज कहानियों के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और उनका विषय क्या है, उनका प्रकाशन कौन कौन सी पत्रिका, इम्पोर्टेंट तथ्यों को हम देखेंगे। हम 5 कहानियों को पढ़ेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी, राही कहानी जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है, और टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे जी ने लिखी है। और उसके बाद ईदगाह कहानी प्रेमचंद की ये कहानी पढ़ेंगे, और दुनिया का अनमोल रत्न प्रेमचंद जी की कहानी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अपना भाग्य कहानी पढ़ेंगे। 5 कहानियों को हम पढ़ेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी यह कहानी 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। कब? 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। देवी प्रसाद वर्मा तथा अधिकांश विद्वान इसे हिंदी की मौलिक कहानी मानते हैं। कौन? देवी प्रसाद वर्मा तथा और अन्य विद्वान भी इसे हिंदी की मौलिक कहानी मानते हैं। यह आदर्शवादी कहानी है। कहानी जमींदार द्वारा एक बूढ़ी विधवा औरत की झोपड़ी हटाने को, जमींदार आदमी होते हैं जिनके घर के सामने एक झोपड़ी होती है, उसको हटाने के लिए सारे प्रयास करते हैं जमींदार। तथा जब उस झोपड़ी को हटाने में सफल हो जाते हैं, पुलिस की सहायता लेकर कोर्ट कचहरी की सहायता लेकर जब हटाने में सक्षम हो जाते हैं, तो बूढ़ी औरत, जो बूढ़ी दादी होती है, वो कहती हैं कि जब झोपड़ी छूटती है तो उनकी जो पोती होती है वह खाना पीना छोड़ देती है, उदास रहने लगती है। तो बूढ़ी दादी यह सोचती हैं कि उस झोपड़ी से जाकर एक टोकरी भर मिट्टी ले आएं, और यहाँ पर जहाँ रह रहे हैं एक गांव में पड़ोस के, वहाँ पर उस झोपड़ी से लाई हुई मिट्टी से चूल्हा बनाकर रोटी वो देंगे तो शायद खा लें। तभी वो जाती हैं, वहाँ औरत झोपड़ी के अंदर जाती है और एक टोकरी भर मिट्टी उठाती है और मिट्टी को बाहर उठा कर लाती है, और उस जो जमींदार आदमी होता है उससे कहती हैं कि यह मिट्टी हमारे सिर पर रखवा दो। तब वो जमींदार उस मिट्टी को रखने के लिए टोकरी भर मिट्टी नहीं उठा पाता है। तभी वो विधवा औरत कहती है कि साहब, जब आप एक टोकरी भर मिट्टी इस झोपड़ी की नहीं उठा पा रहे हैं तो इसमें तो हजारों टोकरियां मिट्टी होंगी, तो आप उनको कैसे ढो सकेंगे। तभी उनका हृदय परिवर्तन देखा जाता है। जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है। परिवर्तन के साथ यह कहानी समाप्त होती है। पात्र इसमें एक बुजुर्ग विधवा अपनी बहू और पुत्री की मौत देख चुकी है। अब एकमात्र पोती है, जीने का सहारा है। जमींदार दंभी व्यक्तित्व बाद में एक टोकरी भर मिट्टी ना उठा पाने पर अहंकार परिवर्तन हो जाता है। अहंकार उसके धीरे धीरे समाप्त हो जाता है जब एक टोकरी भर मिट्टी ना उठा पाता है। और गौड़ पात्रों में विधवा की पोती, जमींदार का वकील। विशेष क्या है हम देख लेते हैं एक एक पॉइंट। इसमें कौन कौन से की क्या क्या विशेषताएं रही। विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा को दिखाया गया है। शोषण का चित्रण देखने को मिलता है। कहानी की मूल संवेदना, हृदय परिवर्तन, अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश, जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन को मिलता है। लाचार कानून व्यवस्था का जिक्र देखने को मिलता है। मानवता का संदेश देखने को मिलता है। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी यह समाप्त होती है, और का मूल तत्व आदर्शवाद है। तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा देखने को मिलता है। शोषण का चित्रण देखने को मिलता है। कहानी की मूल संवेदना, हृदय का परिवर्तन देखने को मिलता है। अब अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। जमींदार का अहंकार और अंत में हृदय परिवर्तन देखने को मिलता है। लाचार कानून व्यवस्था का जिक्र होता है। मानवता का संदेश देखने को मिलता है। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी का केंद्रीय तत्व आशीर्वाद होता है। उदाहरण देख लेते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का सामने वह झोपड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। उस विधवा से बहुत तेरे कहने के बाद भी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कहती कई जमाने से वह बसी थी। वह कहती मैं यहाँ पर कई जमाने से यहाँ बसी हूँ। पर उसका प्रिय इकलौता पुत्र भी इसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर
चली बसी थी, तो उसकी यादें हैं, इसलिए वह झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाहती है। ये इसमें देखने को मिलता है। खाने में बाल की खाल निकालने वाले वकील की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहां से निकाल दिया। जब से यह झोपड़ी छूटी है, मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, वह नहीं मानती। यह कहा करती कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यहाँ सोचा है कि झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह जरूर खा लेगी। वह झोपड़ी के भीतर जाती है, वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आ जाती, स्मरण हो जाती हैं। अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी भर मिट्टी भर ली और बाहर ले आई। स्त्री ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी। उनसे कहती है, लेकर आती है और कहती है, उनसे आग्रह करती है जमींदार से कि यह टोकरी भर मिट्टी हमारे सिर पे रखवा दीजिए। तो जब उठाने को कोशिश करते हैं तो वो जमींदार जो हो उठा नहीं पाते हैं। तभी वो विधवा औरत कहती वो विधवा औरत कहती है कि साहब आप बुरा ना माने महाराज, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। इस टोकरी में कितनी हजारों टोकरियां भर मिट्टी पड़ी हैं। भार आप जन्म भर ढो नहीं पा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। इस पर जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो झोपड़ी को हटाने से मना करवा देते हैं और झोपड़ी में उन्हें रहने के लिए बुला लेते हैं। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा की से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उनकी झोपड़ी वापस दे दी। के बाद हम देखते हैं राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो लिखी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने नारी के रूप में रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता जो उनके जीवन में है। 1947 ईस्वी में लिखी सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। राही कहानी किसमें संकलित है? सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संकलित है। साधे चित्र में कुल 12 कहानियां हैं, जिसमें रूपा, कैलाशी नानी, बिहाहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर, मित्रा, मंगला, हींग वाला, राही, तांगे वाला, गुलाब सिंह, ये कहानियां हैं। कहानी के संदर्भ में जो मुक्तिबोध जी कहते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी, साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। यह कौन कहता है? मुक्तिबोध। किसके संदर्भ में कहते हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के संदर्भ में कहते हैं। यह राही कहानी के संदर्भ में भी है। राही कहानी का प्रतिपाद्य क्या हम देखते हैं। में राही एक मंगोर जाति की गरीब असहाय स्त्री होती है। उस समय समाज ने काम देने तक मना कर दिया था। कोई काम वगैरह भी उनको नहीं दिया जाता था। उनका केवल ये काम था कि मांग मांग कर खाओ, जिस दिन ना हो तो उस दिन भूखे सो। ऐसी स्थितियां थी उस समय। तब ये कहानी लिखती हैं। राही जो वो असहाय स्त्री है, बाजार में जाती है कुछ काम करने के लिए, शायद कोई काम मिल जाए कि किसी का बोझा ढो दें, कुछ भी कर लें और कुछ पैसे मिल जाए, कुछ मिल जाए जिससे मैं अपने एक बच्चा है उनका, जिससे मैं अपने बच्चे का पेट पाल सकूं। बाजार जाती है, लेकिन उस दिन उन्हें कोई काम नहीं मिलता है। दिन इधर उधर घूमने भटकने पर भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता है। तब वो एक बच्चे की आहट सुनती हैं, चिल्लाते हुए बच्चे की। वही उन्हें याद आती है कि मेरा बच्चा भी आज भूखा होगा, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। तब
पास एक अनाज की गठरी सामने रखी होती है, उसको लेकर भागती हैं और वो जिसकी गठरी होती है वो पकड़ लेता है और उन्हें जेल भेज देता है। अदालत ने उसको जेल भेज दिया है। तभी वहाँ एक अनीता जो स्वतंत्रता सेनानी में भाग लेती हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। तब अनीता उनकी सारी स्थिति को समझती है, सारे कि कहती हैं किस तरह तुम यहाँ जेल में आई हो। तब वो बताती हैं कि मेरा बच्चा भूखा था जिसके लिए मैंने चोरी की और उसके के जुर्म में मैं जेल आई हूँ। तो अनीता पूछती हैं कि तुम कुछ काम भी कर सकती थी, चोरी क्यों की? तो उन्होंने कहा जी हमको काम वगैरह नहीं मिलता है, हम निचली कास्ट से हैं, हम जाति से हैं, हमको काम नहीं मिलता है, हम मांगते हैं, दिन भर कहीं मिलता है तो कुछ खा लेते हैं, अगर नहीं मिलता है तो रात में चोरी करते हैं। और वो कहते हैं तुम्हारे पति कहाँ गए? तो उन्होंने कहा पति ने भी एक बार चोरी की थी तो पुलिस वाले ने उनको मारा था, तो और उनकी हत्या हो गई थी। उस समय पुलिस वालों ने मारा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तब वो कहती हैं, गीता कहती हैं, स्वतंत्रता में भाग ले रहे हैं, अपना नाम कमाने के लिए हम 4 दिन जेल जाते हैं और आते हैं, कोई बड़ा पद ले लेते हैं किसी किसी कांग्रेस पार्टी में या किसी पार्टी में आके हम कोई पद ले लेते हैं अपना नाम कमाने की। हम जेल गए थे, अपने आप देश के लिए जेल गए थे। तो उन्हें लगता है कि सच्ची सेवा इन गरीबों की, असहाय लोगों की मदद करने में है। ये उसका कहानी का संक्षिप्त में सारांश कह सकते हैं, प्रतिपाद्य कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके मुख्य पात्र कौन है। राही हैं। राही कौन है? राही मंगोड़ जात की एक गरीब असहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। चोरी के आरोप में जेल चली जाती है। अनीता अनीता कौन होती है पात्र? राही और अनीता। अनीता कौन होती है? स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली, जेल में बंद एक स्त्री। राही का पति जिसे पुलिस वाले मारते मारते मार देते हैं। बच्चा राही का बेटा जिसके लिए राही ने अनाज चोरी की थी। कहानी की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? यह कहानी जो लिखी गई है वह संवादात्मक और आत्मकथात्मक कहानी है। यह कहानी कैसी है? यह संवादात्मक और आत्मकथात्मक कहानी है। मंगोर जाति की कठिनाइयों का वर्णन देखने को मिलता है और स्त्री वेदना की झलक देखने को मिलती है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण और सत्ता भक्ति पर व्यंग देखने को मिलता है। देश की दरिद्रता और रोजगार की समस्या का चित्रण देखने को मिलता है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण देखने को मिलता है। गरीब की समस्या का चित्रण देखने को मिलता है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा का चित्रण देखने को मिलता है। राही जो 5 से 6 शेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। राही जो होती है 5 से 6 राही कितने को अनाज की गठरी चुराती है, वो कितने शेर की होती है? वो 5 से 6 शेर की होती है। राही को 1 साल की सजा मिलती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेस नेताओं पर व्यंग किया गया है। कहानी में क्या किया गया? कहानी में तथाकथित कांग्रेस नेताओं पर भी व्यंग किया गया है। ये थी उसकी विशेषताएं। संवादात्मक और आत्मकथात्मक कहानी है। मंगोर जाति की कठिनाइयों का चित्रण, स्त्री वेदना की झलक देखने को मिलती है। राष्ट्रभक्ति तथा सत्ता भक्ति पर व्यंग किया गया है। देश की दरिद्रता और रोजगारी की समस्या का चित्रण देखने को मिलता है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण देखने को मिलता है। गरीबी की समस्या का चित्रण। राही 5 से 6 शेर की अनाज की जो गठरी चोरी करके भागती है उसको देखा जा सकता है। राही को 1 साल की सजा मिलती है। अनाज की जो गठरी चुराती है तो कितने साल की सजा होती है? राही को 1 साल की सजा होती है। कितने? 5 से 6 शेर अनाज की चोरी करती है। तथाकथित कांग्रेस नेताओं पर भी व्यंग किया गया है। कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य उदाहरण देख सकते हैं। कौन कौन से? तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते हैं। हमें मजदूरी नहीं मिलती है सरकार, हमारी जाति मंगोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चा भूख से तड़प रहा था, बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझ ढोने के लिए लेकर भी बैठी रही पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, मुझे उसके देखकर अपने भूखे बच्चे की याद आ गई और वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी थी, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। यह कौन कहती है? राही। किसे कहती है? अनीता के मध्य जब संवाद हो रहा, राही और अनीता के मध्य संवाद हो रहा, उसको देखा जा सकता है। हम गरीबों की कौन सुनता है सरकार? बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब
कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। यह कौन कहता है? यहाँ राही कहती हैं। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का अधिकार तो होना चाहिए। फिर यहाँ क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं, कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक दूरदर्शिता के कारण यहाँ सरकारी वकील के चतुरतापूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जीवन के कष्ट उठाते हैं। दूसरी ओर हम लोग हैं जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हैं, जेल जाते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हम संतोष नहीं होता। जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की शील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार सुनकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति त्याग से आगे ऊपर उठ जाते हैं। इसके लिए बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं में मेंबर और क्या क्या बना दिए जाते हैं। जब जेल जाते हैं, कोई नेतृत्व करते हैं, उसके बाद उन्हें कौन कौन से पदों पर बिठा दिया जाता है। ये सब देखने का चित्रण देखने को मिलता है। और एक कथन हम देख सकते हैं, कल तक जो खादर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी सी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यहाँ देशभक्ति है या सत्ता भक्ति है? कहानी का कथन है, यह जो है राही कहानी का कथन है। कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी सी शक्ति आने पर वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? यह राही कहानी का कथन है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। यह कौन कहता है? राही कहती हैं कि वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं हैं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, थोड़ा सा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी बहुत परिचित हैं। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़ा बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों की पास ना घर है, ना द्वार, अशिक्षा, अज्ञान का इतना गहरा पर्दा कि इनकी आंखों पर है। अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को, सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। माता पुत्री को और सास बहू को किसकी शिक्षा देती है? चोरी की। यह कौन कहता है? यह राही कहती हैं। यहाँ कौन सी कहानी का कथन है? यह जो है राही कहानी, ये अनीता कहती हैं। ये कौन सी कहानी का कथन है? ये राही कहानी का कथन है। कथन हम देख सकते हैं इसमें, संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कछुक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का
उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है, मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। ये भी कौन सी कहानी का कथन देखने को मिलता है, ये राही कहानी का कथन है। उसके बाद हम देखते हैं ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी यह 1933 ईस्वी में लिखी गई, यह चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसका प्रतिपाद्य क्या रहा, यह बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई कहानी है प्रेमचंद्र ने। ईदगाह कहानी प्रेमचंद जी ने हामिद नामक बच्चे के माध्यम से भी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चा समय से पहले किस प्रकार परिपक्व हो जाता है, उसको दर्शाया गया है। अब हम इस कहानी को थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं, नज़र डालते हैं क्या है इस कहानी का सारांश। कहानी मुस्लिम समाज में ईद पर ईदगाह जाने पर हामिद जिद करता है, जिसमें उनकी दादी मना करती हैं, लेकिन कहता है कि हम भी ईदगाह पर जाएंगे, मेला जाएंगे, पर ईदगाह पर मेला लगता है, वहाँ जाएंगे। तो इस बात की चिंता है कि यहाँ 5 साल का लड़का, अमीना को सबसे बड़ी समस्या ये थी, जो उनको लग रहा था कि वो 3 कोस उनके घर से जो मेला था, कितनी कोस पे था, 3 कोस पे था। 4-5 वर्ष का लड़का कैसे मेला जाएगा। उन्हें इस बात की टेंशन थी, इस बात की उन्हें चिंता थी सबसे ज़्यादा। बहुत ही गरीब होती हैं, उन्हें ईद के अवसर पे भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो घर में कुछ खा बना सकें। उस स्थिति में भी उनके घर में खाने पीने के लिए नहीं होता है कुछ। आबिद जो कि किससे, हैजा से मर जाता है, और हैजा से मर जाता है तथा पीलिया से भी। कौन है, जो हमीद का पिता हैं, आबिद हमीद के पिताजी हैं, जो उनको हैजा और पीलिया के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, उनके घर में पैसे की 1-1 रुपए की तंगाई चलती है, पैसे की तंगाई चलती है। मेला देखने के लिए हामिद घर से जाता है, बस मात्र 3 पैसे ही हैं। मेला देखने मोहसिन जाता है जिनके पास कुल 15 पैसे हैं, और जाता है जिसके पास 12 पैसे हैं सामी। यह लड़की है। ये 4 लोग जाते हैं मेला देखने के लिए। जो साथ मेला देखने कौन कौन जाता है, हामिद के साथ मेला देखने मोहसिन जाता है जो 15 पैसे लेकर जाता है, महमूद 12 पैसे लेकर जाता है, नूरे जाता है, सामी, ये 4 लोग जाते हैं मेला देखने के लिए। के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह कुछ मेले में कुछ खा पी सकता, या कुछ इतने पैसे नहीं थे कि अन्य दोस्तों की अपेक्षा ले सकता। मात्र 3 पैसे ही थे। उनके दोस्त कुछ भी खिलौने लेते, कुछ खाते पीते, तो वह उनके मुंह के तरफ देखता रहता। चलते चलते जब आता है तब वहाँ उसे एक खिलौने की दुकान दिखती है, एक वो चिमटा खरीद कर लाता है, और पहले 6 पैसे का दुकानदार बताता है, लेकिन 3 पैसे का वह चिमटा दे देता है। इसलिए खरीदता है क्योंकि उसकी दादी के खाना बनाते वक्त, रोटी बनाते वक्त उसके हाथ की उंगलियां जल जाती हैं, इसलिए वह सोचता है चिमटा ही ले लें ताकि दादी के हाथ न जलें, और चिमटा खरीदा। और उनके अन्य दोस्तों ने, किसी ने जैसे वकील खरीदा, किसी ने धोबिन और खंजरी खरीदी। शामी जो एक लड़की थी उसने क्या खरीदा, धोबिन और खंजरी खरीदी। सिपाही खरीदा। और मोहसिन ने क्या खरीदा, मोहसिन ने भिष्टी खरीदी। और महमूद ने क्या खरीदा, महमूद ने सिपाही खरीदा। नूरे ने क्या खरीदा, नूरे ने वकील खरीदा। शामी ने धोबिन और खंजरी खरीदी। बात से परिचय देख लेते हैं। हामिद 4-5 साल का गरीब लड़का है। माता की मृत्यु हो जाती है, इनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। दादी अमीना के साथ हामिद रहता है। वक्त उसके पास 3 पैसे होते हैं। अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। का चिमटा रुस्तमे हिंद है। कारण वह पहले ही समय से, गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है। हामिद की दादी है गरीब बूढ़ी विधवा, जिसके पुत्र और बहू की मृत्यु हो गई है। लोगों का काम काज करके खुद का और हामिद का पालन पोषण करती है। मोहसिन कौन है, मोहसिन हामिद के साथ का लड़का है। उसके पास जब मेला जाता है तो उसके पास 15 पैसे होते हैं, और यह मेले में भिष्टी खरीदता है। कमर झुकी हुई और उस ऊपर मशक है। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल। मोहसिन के मामू कौन है, थाने में कांस्टेबल हैं।
महमूद हामिद के साथ का लड़का है। महमूद कौन है? महमूद थाने के साथ का महमूद हामिद के साथ का लड़का है। उसके पास मेले जाते वक्त 12 पैसे होते हैं। यह मेले से सिपाही खरीदता है। खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला होता है। यह खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला यह लड़का होता है। कौन? महमूद। यह कैसे कपड़े पहन के जाता है? खादी वर्दी और लाल पगड़ी पहन के जाता है। झुकी हुई कमर किसकी है? मोहसिन की है। और हाँ, उसके बाद नूरे हामिद के साथ का लड़का ये भी होता है जो मेला जाता है। यह मेले में वकील खरीदता है। कैसे विद्वता है इसके मुख पर? कैसी विद्वता है इसके मुख पर? बहस किए चल रहे हैं। शामी हामिद के साथ की लड़की है। शामी कौन? हामिद के साथ की लड़की। या मेले में धोबिन और खंजरी खरीदती है। गौड़पात्र चौधरी कयामत अली भी इसमें देखने को मिलते हैं। किसमें? ईदगाह कहानी में। गांव का धनवान व्यक्ति है या चौधरी कयामत अली गौड़पात्र में। हाबिद अहमद का बाप हैजा से मर जाता है तथा माँ पीलिया से मर जाती। हाँ, हाबिद जो होता है हैजा से मरता है। माँ किससे मरती है? पीलिया से मरती है। कांस्टेबल मोहसिन का मामू है। कांस्टेबल कौन है? मोहसिन का मामू। वेतन में कितने रुपए मिलते हैं कांस्टेबल को? 12 रुपए। लेकिन वह घर कितने पैसे भेजता है? 12 रुपए। वेतन में 12 रुपए मिलते हैं, लेकिन वह घर जो भेजता है वो 50 रुपए भेजता है। तो वेतन में 12 रुपए मिलते हैं और वह भेजता कितने हैं? 50 रुपए, चोरी मक्कारी करके। कहानी की विशेषताएं कौन कौन सी हम देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। मुस्लिम समाज का चित्रण इसमें देखने को बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। मुस्लिम समाज का चित्रण देखने को मिलता है। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन देखने को मिलता है। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन देखने को मिलता है। गरीबी अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म होने की कहानी है। यह कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। इस कहानी में बाल मन और वात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिल जाते हैं। सारे खिलौने कितने में मिल जाते हैं? सारे खिलौने 2 पैसे में मिल जाते हैं। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई। दुकानदार ने चिमटे की कीमत कितने पैसे बताई? दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई। हम लोग चाहे जितने लाखों मार लाएं, हम लोग चाहे एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतने ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। कथन किस कहानी में है? यह कथन ईदगाह कहानी में। हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों को कमाएं, लेकिन इतने ही हम लोग लेते हैं जितने में अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। आशा तो बड़ी चीज़ है, फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना तो रई का पर्वत बना लेती है। आशा बड़ी चीज़ है, फिर बच्चों की आशा उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं अभी भी पढ़ते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे, क्या करेंगे इतना पढ़कर। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? ईदगाह कहानी में देखने को मिलता है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े बड़े हो गए हैं अब भी पढ़ते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और पढ़कर क्या करेंगे। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? यह ईदगाह कहानी में देखने को मिलता है। ने प्रतिवाद किया। कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। जो सिपाही हैं शहर के सब चोर डाकू इनसे क्या होते हैं? मिले रहते हैं। ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। या कौन कहता है? मोहसिन का ने प्रतिवाद किया कि कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। निजी हजरत तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत यहाँ चोरी करते हैं। अजी हजरत यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं,
तभी लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। कितने काम की चीज़ है चिमटा, कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि वह बाजार आए। इतने पैसे कहाँ मिलते, रोज हाथ जला लेती हैं। देखा जाता है, अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर माथे से लगा लेंगी, कहेंगी बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं, तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। पैसे नहीं हैं तभी तो मोहसिन और महमूद ऐसा मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खिलौने और खाई मिठाइयाँ मैं नहीं खिलौने खाए मिठाइयाँ मैं नहीं खेलता। खिलौने किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। मेरे अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मी भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कि कितने खिलौने लेंगे। एक एक टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ किस तरह से सलूक किया जाता है। चिमटे की क्या उपयोगिता है बताते हैं। कभी कंधे पर रख लिया तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोड़ लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर सिर चिमटा है, बहादुर ही कूदते हैं। जनाब तुम्हारे यहाँ वकील, सिपाही और भिश्तियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है, जो मेरा चिमटा है। उसके बाद हम देखते हैं दुनिया का अनमोल रत्न कहानी, जिसे प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। यह कहानी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। संग्रह सोजे वतन 1908 ईस्वी में पहला कहानी संग्रह उर्दू में प्रकाशित हुई। यह पहले किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई? सोजे वतन में, जिसे पहली कहानी संग्रह उर्दू में ये थी। ये दुनिया व हुब्बे वतन यानी कि सांसारिक प्रेम और देश प्रेम की कहानी है। ये सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसके दुनिया व हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी है। कहानी का सबसे पहले हम प्रतिपाद्य जान लेते हैं क्या होता है। इस कहानी में दिल फिगार और दिल फरेब की प्रेम की कहानी है, जिसमें दिल फिगार जो होता है दिल फरेब से बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। फिगार दिल फरेब से सच्चा प्रेम करता है और उससे शादी का प्रस्ताव रखता है और उससे कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो दिल फरेब क्योंकि एक रईस परिवार से थी, की पुत्री थी, राजसी घराने से थी। कौन? दिल फिगार की शर्तें मान ली, लेकिन उससे कहा कि अगर तुम दुनिया की सबसे अनमोल रत्न मुझे ला कर दोगे तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी, अन्यथा वापस ऐसे लौट के आओगे तो तुम्हारा सिर मुंडवा कर यहाँ पर सिर कलम कर दिया जाएगा। शर्त रखती हैं। फिगार टूटे हारे दिलों से एक मन में आस लेकर चल देता है कि दुनिया की सबसे अनमोल रत्न क्या है, अनमोल चीज़ क्या है, उसे ढूंढते ढूंढते निकल लेता है। सबसे पहले जाता है, एक को फांसी दी जाती है और फांसी दे जाने के
उसे अपने बचपन की याद आ जाती है चोर को, और उस टाइम में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उस आंसू को लेकर आता है दिल फरेब के पास। कहता है, यह है दुनिया की सबसे अनमोल रत्न। फरेब कहती हैं, यह अवश्य अनमोल है, लेकिन यह दुनिया का सबसे अनमोल रत्न नहीं। फिर वह टूटे हारे दिलों से एक आस लेकर फिर चल देता है भटकता भटकता। फिर दोबारा जाता है। प्रेमी के मर जाने पर उसकी प्रेमिका भी उनके साथ अग्नि में दहन होने के लिए जलने जाती है, और जलते हुए वो देखता है तो वह राख लेकर आता है, और राख लेकर आता है, यह कहता है, यह है दुनिया की सबसे अनमोल रत्न। और दिल फरेब कहती हैं, बेशक यह अनमोल है दुनिया का सबसे, लेकिन यह सबसे अनमोल दुनिया की अनमोल रत्न नहीं। और फिर कहती है, ये अनमोल है लेकिन ये दुनिया की सबसे अनमोल रत्न नहीं है। उसके बाद फिर चल देता है टूटे हारे दिलों से। उसके बाद कुछ आस होती है। फिर एक सरहद पर जाता है जहाँ पर सैनिक जवान अपने देश के लिए लड़ रहे होते हैं, और लड़ते अंतिम खून के जब तक सांस होती है, जब तक खून का कतरा एक एक होता है, तब तक लड़ते हैं, और वहाँ लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। तब वहाँ वो उस खून के कतरे को लेकर आता है और कहता है, यह है दुनिया की सबसे अनमोल रत्न, क्योंकि का कतरा देश के एक एक बूंद काम आए, वही देश के लिए वही सबसे बेशक अनमोल रत्न है। तभी दिल फरेब से कहती है, हाँ यही है देश, यही सबसे दुनिया का अनमोल रत्न है। कहानी होती प्रतिपाद होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पात्र कौन कौन से हैं। यह मेरा वतन शेख ने जो सोजे वतन 1908 ईस्वी में पहला कहानी संग्रह था, इसी में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी भी संकलित थी। इसे जब्त कर लिया था। प्रेमचंद की इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने यानी कि राजद्रोह का आरोप लगाकर इसे जब्त कर लिया था। इसका 3 जो इसके मुख्य पात्र जो होती हैं, नायिका के रूप में दिल फरेब, सौंदर्य की देवी दिलफिगार जिससे प्रेम करता है, मिनोसवाद की मल्लिका दिलफिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहती है। अंत में दिलफिगार द्वारा अनमोल रत्न लाने पर कहती है, आज से तू मेरा मालिक मैं तेरी लौंडी, लौंडी तू मेरा मालिक मैं तेरी लौंडी। अंत में यह बात कहती हैं, कौन कहता है? दिल फरेब कहती हैं, आज से तू मेरा मालिक मैं तेरी लौंडी। दिल फरेब का सच्चा प्रेमी होता, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढने जाता है। और उसके बाद काला चोर सैकड़ों आदमियों का कत्ल करके जैसे फांसी देने जाती है, उसी से पूर्व की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, से मिलने दिया जाता है। पहले अनमोल रत्न के रूप में इसी के आंसू, काला चोर के आंसू लेकर दिलफिगार के पास जाता है। एक बुजुर्ग हारा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी दिलफिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजता है। दिलफिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजने वाला कौन है? बुजुर्ग आदमी जो होता है वो। और इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन। पवित्र आंसू पहले सती की चिता की राख लेकर आते हैं। दूसरा, देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा लेकर आता है। यहाँ मनोसवाद शहर या इटली का चित्रण देखने को मिलता है। इसमें किस शहर का चित्रण देखने को मिलता है? इस कहानी में इटली शहर का चित्रण देखने को मिलता है। किसमें? दुनिया का अनमोल रत्न में किस शहर का चित्रण देखने को मिलता है? इटली शहर का चित्रण देखने को मिलता है। युवती का मृत पिता, ये उसके मुख्य पात्र होते हैं। कुछ तथ्य देख लेते हैं। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर मुझे वह चीज़ न मिली तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दिया जाएगा। यह कौन कहता है? यह कौन कहता है? यह दिल फरेब कहती हैं। किससे कहती हैं? दिल फिगार से कहती हैं। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल रत्न लेकर आ, अनमोल चीज़ लेकर आ, मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपना गुलाम कबूल करूँगी। अगर मुझे वह चीज़ ना मिली तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिल फरेब दिल फिगार से कहती हैं। प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर निछावर कर दिया। दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। प्रेम ने अपने
क्या प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर निछावर कर दिया। दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। ए जान निछावर करने वाले आशिक दिल फिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफारत है, दुनिया की बहुत कीमत चीज़ है, बेशकीमती चीज़ है। और मैं सच्चे दिल से तेरा एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है। जा इसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कौन कहती हैं? दिल फिगार कहती हैं, दिल फरेब कहती। क्या कहती हैं? ये जान निछावर करने वाले आशिक दिल फिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफारत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है। और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है। जा उसे तलाश कर तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। दिल फरेब कहती हैं, तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। तू मोहब्बत का दावा करता है, ये किसका कथन है? ये तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार, पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कौन कहता है? यह बुजुर्ग आदमी कहता है। यह किस कहानी में कहा गया है? ये दुनिया के अनमोल रत्न में कहा गया है। तो मोहब्बत का दावा करता है, तुझे इतनी भी खबर नहीं है कि मोहब्बत के रास्ते की पहली मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन यूं हिम्मत न हार, पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा तेरी आरज़ू पूरी होगी। क्या तू नहीं जानता कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की खाक नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, भारत का सपूत हूँ। यह कौन कहे? सिपाही जमा मर्द। ये जो सिपाही सैनिक लड़ रहे होते हैं वह किससे कहते हैं? संवाद। जमा मर्द से बात हो रही है। जमा मर्द, क्या तू नहीं जानता कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, भारत का सपूत हूँ। ए जमा मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकाला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। सिपाही बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल ज़मीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार नहीं कर सकते। मैं अपने देश में गुलामी करने के लिए जिंदा नहीं हूँ। ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा, इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। यह कौन कहता है? सिपाही कहता है, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ नहीं हो सकती। यह कौन कहता है? दिल फरेब कहती हैं। दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिल फिगार से बोली, ये जानिए आशिक दिल फिगार, मेरी दुआएं बार आई और खुदा ने मेरी सुन ली। मुझे कामयाब व शुक्र किया। आज से तू मेरा मालिक, मैं तेरी लौंडी। आज से तू मेरा मालिक, मैं तेरी लौंडी। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। कि वतन की राह में हंसकर जो अपनी जान लुटाते हैं, वतन की राह में हंसकर जो अपनी जान लुटाते हैं, सितारे बनकर अंबर में हमेशा जगमगाते हैं, वो जीवन धन्य होते हैं जो वतन के काम आते हैं।
वो जीवन धन्य होते हैं। आज हमने 4 कहानियाँ ही पढ़ी हैं और इसके अगले भाग में हम अन्य कहानियों को देखेंगे। आज यहाँ पर हम जैसे कि अपने खेत आए हैं, वहाँ पर देख रहे हैं आवाज़ पीछे से आ रही है। खेत में बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं